हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, यू कैन आल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। तो गाइज फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए। आपके पेरेंट्स भी मान गए, नहीं मान गए हैं तो आप डिसाइड कर रहे हो खुद से ही कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ अब्रॉड में। एंड आप कंट्रीज पे आके अब अटक गए हो कि भाई कौन सी कंट्री में चूज करूँ। इधर तो आपके फ्रेंड्स किसी कंट्री में पढ़ते हैं, जर्मनी, यूएस, कनाडा, आप उनसे बात कर रहे हो कि भाई कैसी कंट्री रहेगी, या आप खुद रिसर्च कर रहे हो जो कि आप ये वीडियो देखने आए हो। तो मैं दो कंट्रीज की कंफ्यूजन आज की वीडियो में ही क्लियर करने वाला हूँ, दैट इज जर्मनी एंड कनाडा। यस, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में कंफ्यूज्ड है कि भाई इन दोनों में से कौन सी कंट्री में मेरे को पढ़ना चाहिए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ये वीडियो को स्किप करना मतलब आप क्राइम कर रहे हो अपने फ्यूचर के साथ, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी एंड कनाडा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स या एशियन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। दोनों कंट्रीज के अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स होते हैं। किसी जर्मनी में कुछ फायदा होगा तो कनाडा में कोई नुकसान होगा, कनाडा में कुछ फायदा होगा तो नुकसान होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पीआर, तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हम। मतलब ये वीडियो ना पूरी की पूरी आपकी क्लैरिटी दे देगी कि जर्मनी या कनाडा। अभी वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कंट्री चूज करनी है, राइट। तो मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ, वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। एंड चलो शुरू करते हैं मेन पार्ट वीडियो का। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को पहले पॉइंट के साथ, जो कि हमारी ट्यूशन फीस। यस, आपके लिए ट्यूशन फी एज अ स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जर्मनी और कनाडा की ट्यूशन फी का कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले जर्मनी की ट्यूशन फीस की बात करते हैं। तो भाई जर्मनी में ना ट्यूशन फी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अलग अलग होती है। यस, जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती। आपने सुना होगा यार कि ट्यूशन फी नहीं होती है जर्मनी में। जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, मतलब कह सकते हो फ्री है, क्योंकि आपकी कोई ट्यूशन फी नाम से आप कोई खर्चा नहीं करते हो। आप सेमेस्टर फी पे करते हो पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जो आपकी कहीं रेंज होती है 100 यूरो से लेकर 400 या 500 यूरो। सो बेसिकली आपकी 600 से 800 या 1000 यूरो के अंदर अंदर आपकी पूरी मास्टर हो जाती है इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। कुछ जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इतनी कम सेमेस्टर फी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बाडन-वुर्टेंबर्ग में वहाँ पे 1500 यूरो है आपकी सेमेस्टर फी, बट स्टिल वहाँ पे भी कोई ट्यूशन फी आपकी नहीं है। तो बेसिकली जर्मनी में सॉर्टेड है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी आर ट्यूशन फ्री, बट आपको वहाँ पे सेमेस्टर फी पे करनी पड़ेगी। बट पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो जर्मनी में एज यूजुअल वहाँ पे फीस होती है आपकी 10,000 यूरो से 20,000 या 30,000 यूरो के आसपास आपको जर्मनी में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पे करना पड़ेगा। अब कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा में तो ट्यूशन फी आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कनाडा में आपकी फीस कहीं 15 से 20,000 कनेडियन डॉलर से लेकर 30 से 40,000 कनेडियन डॉलर्स आपकी होगी ही होगी। तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन था ट्यूशन फी का, बहुत ही क्रिस्पी कंपेरिजन था। जर्मनी में ना थोड़ा सा अलग है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपकी कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है, जो कि कनाडा में आपका पब्लिक या प्राइवेट दोनों में होता है। तो अगर एडवांटेज मैं लास्ट में निकालूं तो जर्मनी का यहाँ पे एडवांटेज है, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और फीस आपकी लगभग ना के बराबर है। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। यस, एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई खर्चा कितना आएगा मेरा महीने का रहने में दोनों कंट्रीज में। तो दोनों की बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से आपको सुननी है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम जर्मनी। तो जर्मनी में मैं अगर आपको एंड पॉइंट बताऊँ ना कितना खर्चा आएगा, भाई आप मुझे पूछेंगे खर्चा बता भाई, तो मिड और स्मॉल सिटीज का एक में रखते हैं और बड़ी सिटीज का अलग रखते हैं। तो अगर आपकी मिड लेवल सिटी या स्मॉल सिटी है तो आपका कहीं 800 से 1000 यूरो के आसपास खर्चा आएगा मंथली। एंड अगर आपकी बड़ी सिटी है फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, तो 1000 से 1200 से 1400 यूरो मंथली आपका खर्चा हो सकता है। अब इसके अंदर इंक्लूडेड क्या क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। आपका सबसे पहले तो आपका रेंट होता है। अगर आप मतलब शेयरिंग में रह रहे हो, जर्मनी में वेगे बोलते हैं, तो शेयरिंग में अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 3 रूम अपार्टमेंट है, उसके अंदर आपको 1 रूम में मिल रहा है, तो 250 यूरो से 350 के अंदर अंदर आपको शेयरिंग में अपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आपको 1 रूम चाहिए तो वो कहीं जाके आपका 500-600 के आसपास आएगा। ये मिड और स्मॉल सिटी की बात कर रहे हैं। वही बड़ी सिटी में अगर आपको वेगे में ही रहना है तो वो आपका 400 से 600 के अंदर यूरो के अंदर अंदर आएगा इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट इन बिग सिटीज। तो रेंट का ये वाला सीन होता है। फिर आपकी ग्रोसरीज आती हैं। ग्रोसरीज डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ईटिंग हैबिट्स। 100 यूरो से लेकर 150 यूरो के अंदर अंदर मैंने एक एवरेज रखी है, आपकी ग्रोसरी आएगी। फिर आपका होता है वाईफाई वगैरह, आपका फ़ोन का इंटरनेट का खर्चा 50 यूरो के आसपास। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है जर्मनी में पे करना, मंथली पे करना है 120-125 यूरो के आसपास एज अ स्टूडेंट आप पे करोगे, विच इज़ मैंडेटरी टू पे, आपको हर महीने पे करना है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। सिटी, जोन सी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 99% आपका फ्री, 100% ही फ्री होता है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट ID कार्ड होता है वो एक तरह से पास का काम करता है उस पर्टिकुलर सिटी में,
तो आपको उस पर्टिकुलर सिटी में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैम का, बसेस का कोई भी खर्चा नहीं देना है। तो ये एक पूरा का पूरा जुड़ के 800 यूरो, 700 यूरो से लेकर 1000 यूरो के बीच में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका खर्चा आएगा छोटी सिटी में। रेंट के ऊपर बहुत सब कुछ ना रेंट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस, ग्रोसरी पूरे जर्मनी में सेम ही है, फोन, वाईफाई भी लगभग सेम ही है, रेंट प्लेज अ बिग रोल। तो ये आपको थोड़ा आइडिया लेना है कि छोटी और मिड सिटी में कम रहेगा, बड़ी सिटी में ज़्यादा खर्चा रहेगा आपका। बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में भी आपका मंथली खर्चा ना 1000 से 1200 कनेडियन डॉलर्स के आसपास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कनाडा में भी ऐसा कोई है नहीं कि आपका बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, जो एवरेज हर कंट्री का लगता है 1000 से 1200 कनेडियन डॉलर्स वो लगेगा। रूम का वही वाला सीन है, बड़ी सिटी में ज़्यादा खर्चा होगा, छोटी सिटी में कम खर्चा होगा। बड़ी सिटी में वही आपका 600 से 800 कनेडियन डॉलर्स का होगा, अगर आपका शेयरिंग में है तो आपका 400 से 500 के बीच में हो जाएगा बड़ी सिटी में। छोटी सिटी में आपका वही 350 से 500 के बीच में हो जाएगा। तो मोर और लेस जर्मनी के अराउंड ही घूमता है रेंट का खर्चा। बट ध्यान रखना, जर्मनी में यूरोज में होता है, कनाडा में कनेडियन डॉलर्स में होता है। ग्रोसरीज आपकी 200 से 300 कनेडियन डॉलर्स में आती हैं, तो ग्रोसरीज महंगी हैं, मतलब 200 से 300 CAD के अंदर आपकी आती हैं कनाडा के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन आपका आई थिंक सो फ्री नहीं होता है कनाडा में, तो $100 के आसपास आपको कनाडा में ट्रांसपोर्टेशन भी मंथली पे करना है। फ़ोन बिल वही 20 से 40 से 50 तक। हेल्थ इंश्योरेंस, कनाडा का ना हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। कनाडा में ना मोस्टली आपका ट्यूशन फ़ी के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, तो आपको अलग से पे नहीं करना है, वेयर एज इन जर्मनी आपको अलग से मंथली पे करना है। तो ये थोड़ा सा आइडिया लग के आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आपकी कनाडा में 1200 से 1400 कनेडियन डॉलर्स मंथली हो जाती है, एंड जर्मनी में 800 से 1000 यूरो के बीच में, छोटी सिटी में, बड़ी में 1000 यूरो से 1200 यूरो के बीच में। एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जो रेट चल रहा है वो यूरो का INR के हिसाब में आज की डेट में 90 रुपीज़ के आसपास है, एंड कनेडियन डॉलर्स का 55 या 60 के बीच में है। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में कितना ज़्यादा, किस में कितना कम है। अब गाइस बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको खर्चा बता दिया फीस का और रहने का, अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी कंट्री में पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी है या कौन सी में थोड़ी सी बुरी है। जर्मनी से शुरुआत करते हैं। तो जर्मनी में ना हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो अराउंड 400 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर आपके कोर्सेज जो है ट्यूशन फ्री हैं, इंक्लूडिंग बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स। आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती है। जर्मनी में एडमिशन मिलना इसी वजह से थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा के ऊपर भी बात करेंगे, बट जर्मनी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है। ऑल ओवर यूरोप के तो अप्लाई करते हैं जर्मनी में पढ़ने के आने के लिए। आई एम लिविंग इन जर्मनी, स्टडिंग इन जर्मनी। तो विश्वास नहीं करोगे, आप पोलैंड, यूक्रेन, यहाँ से स्टूडेंट्स भर भर के आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, राइट, फ्रांस से। तो यूरोप का ही कंपटीशन ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद हमारे लिए, जो कि हम आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो हमारे लिए तो कंपटीशन ज़्यादा रहता ही है, राइट। 400 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, कंपटीशन ज़्यादा है। कोर्सेज़ की पढ़ाई का जो क्वालिटी है ना बहुत हाई लेवल का है, राइट। जो यहाँ की जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप लेवल की हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की टाइप होता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ में आपको ना यूनिवर्सिटी जो पढ़ाई करवाती है वो आपको इंडस्ट्री बेस्ड करवाती है। इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देती है अप्लाइड साइंसेज में। तो काफ़ी तरह का ना यहाँ पे जो पढ़ाई वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है तो अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, लेकिन आपको थोड़ी सी मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज या PhD के लिए करनी है तो फिर यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद अब एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम्स का लेवल आई थिंक सो इंडिया जितना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई का इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो आई थिंक सो आपके लिए सेम ही है। इंडिया में भी डिफ़िकल्ट अगर आपको नहीं लग रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, तो जर्मनी में भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं वही आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है एग्जाम्स क्लियर करने में, राइट। तो आई थिंक सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन जर्मनी इज़ वेरी गुड, ठीक है। हम कोई फ़ीस नहीं पे कर रहे हैं, मैं कोई फ़ीस नहीं पे कर रहा हूँ, बट टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो टीचर है ना मोस्टली PhD कर रखी होती है उन्होंने, एंड बहुत ही वेल लर्नड एंड नॉलेजेबल टीचर्स होते हैं यहाँ पे, प्रोफेसर्स आप उनको कह सकते हो। सो आई थिंक सो जर्मनी का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कनाडा के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो गाइस कनाडा में अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक या प्राइवेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कनाडा में भी अच्छा है। वहाँ पे ना थोड़ा मल्टीकल्चरल पढ़ाई होती है, क्योंकि कनाडा में पढ़ाई जो आपकी होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। लैंग्वेज के ऊपर भी मैं अगले पॉइंट में बात करूँगा, बट
जर्मनी में जो पढ़ाई होती है वो यूजुअली जर्मन लैंग्वेज में होती है, यूजुअली अब इंग्लिश में भी होने लगी है, बट मोर ओवर आपकी वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में ही होती है। कनाडा में इंग्लिश में होती है 100%। तो अगर आपको ये बेनिफिट लेना है कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके लिए लैंग्वेज से मैटर करती है कि मेरे को इंग्लिश में अच्छे से समझ आएगा, मैं जर्मन नहीं सीखना चाहता, तो कनाडा आपकी चॉइस हो सकता है अगर आप लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हो तो, राइट। 200 यूनिवर्सिटीज है कनाडा में। पढ़ाई यहाँ पे बिजनेस की और मेडिसिन की काफ़ी अच्छी होती है। बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई अगर आपको करनी है तो कनाडा इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन। हेल्थ केयर की यहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हेल्थ केयर में अगर आप इवन पढ़ रहे हो तो आपको पीआर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं अगर आप हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स हो कनाडा में तो, राइट। तो कनाडा में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और एडमिशन रेट कनाडा का थोड़ा सा अच्छा है जर्मनी से, राइट, क्योंकि कनाडा में आपको एडमिशन मिल जाता है। मैं जर्मनी में नहीं कह सकता कि मिलेगा ही मिलेगा अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो, बट कनाडा में आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छे से अपनी एप्लीकेशन देख रहे हो तो। बेसिकली हम कंपैरिजन करें तो कनाडा का एडमिशन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। तो गाइज अगर एडवांटेज मैं निकालूँ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो मैं कहता हूँ एक तरह से यहाँ पे टाई हो रखा है, राइट। अगर आप ट्यूशन फ़ी को इग्नोर कर दो तो एक तरह से टाई है, क्योंकि जर्मनी में आपके ऑप्शंस ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ाई करने के लिए कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर आपकी लैंग्वेज जो है थोड़ा सा बैरियर लगाते थे। लैंग्वेज के लिए अगले पॉइंट में बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से टाई है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कोर्स पे फोकस करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कौन सी कंट्री में जाके आपको पढ़ाई करनी है। तो गाइज लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही छोटा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जर्मनी कहीं पे भी आ रहा है ना आपका कंपैरिजन में, तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके ऊपर बात करनी ही चाहिए हमें। अगर आपको जर्मनी में पढ़ना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट जर्मनी में क्या होता है, मोस्टली कोर्सेज जर्मन टॉट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ट्यूशन फी तो होती नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। किन में? इंग्लिश टॉट कोर्सेज में, क्योंकि जर्मन सीखने की सरदर्दी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। तो जो जर्मन टॉट कोर्स होते हैं ना, उसमें सीट्स खाली रह जाती हैं क्योंकि एडमिशन ही नहीं लेता वहाँ पे कोई भी। तो अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो आपको डे 1 से, यानी इंडिया में ही बैठे बैठे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। आपको अच्छे कोर्स में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना आसान हो जाता है अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो। फिर यहाँ पे आके आपको इंटरेक्शन भी आसान हो जाता है, फ्रेंड्स आपके अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, आपको यहाँ का आइडिया लगने लगता है कि वहाँ पे क्या लिखा है। तो आपको कल्चर ना, मतलब अलग नज़रिए से कल्चर आप देखते हो अगर आपको जर्मन आती है तो। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आपके लिए वो सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, ट्रांसलेट कर लिया, फ्रेंड से पूछ लिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको खुद समझ आ रहा है तो वो कल्चर आप अलग नज़रिए से समझते हो। तो लैंग्वेज आनी आपको बहुत ज़रूरी है, आपके फ्रेंड्स बनते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आप ऑड जॉब्स ही करोगे, जैसे वेयर हाउस में या डिलीवरी की। नथिंग बैड इन दोज जॉब, राइट, मैंने भी वो जॉब्स करी हैं। बट अगर आपको जर्मन आती है ना तो आपको थोड़ी सी काउंटर वाली जॉब्स मिल सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट वाली, या थोड़ी सी आपको फॉर एग्जांपल कि जैसे कैशियर की जॉब्स होती है वो मिल जाएंगी अगर आपको जर्मन आती है। तो आई थिंक सो जर्मनी में अगर आप जर्मन सीख के आ रहे हो मिनिमम B1 या B2 इंडिया से ही, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर आप जर्मन टॉट कोर्स में पढ़ रहे हो तो मिनिमम C1 तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपके लिए वो तो ऑलरेडी बेनिफिशियल हो चुका है। अब कनाडा के लैंग्वेज की बात करते हैं तो कनाडा में इंग्लिश ही चलती है एज़ यूजुअल। इंग्लिश आपको आती ही है क्योंकि इंग्लिश के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ पे, राइट। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा सॉर्टेड है वहाँ पे, बट फिर वही है यार, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी तो हर जगह ही होती है। फ्रेंड्स बनाना वहाँ पे उतना मुश्किल होता है क्योंकि सबको इंग्लिश आती है कनाडा में, राइट। अगर आपको इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाने हैं तो मतलब सबको इंग्लिश आती है, तो फिर आपको जो आपकी स्किल्स होती हैं वही यूज़ करके फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, अपना सर्कल बनाना पड़ेगा। जर्मनी में नहीं है। अगर आपको जर्मन आती है ना तो इट्स लाइक कि भाई जर्मन आती है तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, एंड इतना कंपटीशन नहीं है फ्रेंड्स बनाने में या सर्कल बनाने में या अपनी नेटवर्किंग करने में। कनाडा में वो कंपटीशन है, राइट। कनाडा में आपकी ट्यूशन फ़ी भी है। जर्मनी में अगर लैंग्वेज सीख के आ रहे हो तो ट्यूशन फ्री तो है ही है, खाली रहता है कोर्स, मतलब ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं, कनेक्शन ज़्यादा बनते हैं, राइट। तो कनाडा में मतलब इंग्लिश ही है तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के हैं। एडवांटेज कनाडा में आपको जर्मन लैंग्वेज की सरदर्दी नहीं है। जर्मनी में अगर आपने एक बार लैंग्वेज सीख ली अपना 1 साल लगा के, आपकी वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आपकी मतलब लाइफ सुधर जाएगी अगर आपको जर्मनी में प्लान कर रहे हो आप स्टे करने का, राइट। तो इसमें भी मैं टाई दे रहा हूँ दोनों को कि यार आपकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, राइट। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि जर्मनी अच्छा है या कनाडा अच्छा है, बट आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लैंग्वेज सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो गाइज अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन बोथ द कंट्रीज, जर्मनी एज वेल एज कनाडा की। भाई पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जॉब मार्केट का क्या सीन है
और इसके अंदर ही मैं पीआर को थोड़ा सा इंक्लूड कर दूंगा। बेसिकली पीआर के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, राइट। तो जर्मनी से शुरुआत करते हैं। जर्मनी में आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको 18 मंथ्स ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। मतलब 18 महीने का वीज़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस दिन आपकी डिग्री आएगी, आइदर बैचलर्स और मास्टर्स, उन 18 महीने में आप अपनी एक जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको जॉब पहले महीने मिल गया, तीसरे महीने मिल गया, 5वें या 10वें महीने में, जिस दिन आपको मिली है उस दिन आप अपना वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हो एंड फिर आप वर्क वीज़ा पे काम करते हो जर्मनी में, राइट। अगर आपको लैंग्वेज आती है जर्मनी में तो आपके लिए जॉब मार्केट उतना डिफिकल्ट, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। नॉन टेक्निकल जो जॉब्स वाले साइड्स होती हैं उनको तो जर्मन आनी ही आनी चाहिए भाई। कई बार टेक्निकल वालों को बिना जर्मन के काम चल जाता है, लेकिन नॉन टेक्निकल जो कि बेसिकली बिजनेस वाले होते हैं या मेडिकल वाले होते हैं, उनको जर्मन आनी चाहिए। अगर जर्मन आती है तो आपको आसानी से जर्मनी में जॉब मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में भी जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिव है लाइक जर्मनी, बट वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश है, सबको इंग्लिश आती है, सब एकदम से मार्केट पे, जॉब मार्केट के ऊपर टूट पड़ते हैं, तो वो वहाँ पे बर्डन ज़्यादा रहता है। जर्मनी में इंग्लिश और जर्मन एक तरह से दो जॉब मार्केट होते हैं। इंग्लिश का अलग जॉब मार्केट है, जर्मन का अलग जॉब मार्केट। अगर आपको जर्मन आती है तो आपको इंग्लिश भी आती होगी, तो आप अपनी वो बढ़ा रहे हो अपनी रेंज जर्मनी में। लेकिन कनाडा में आपको इंग्लिश सबको आती है तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर आपको जॉब भी अच्छी मिलती है कनाडा में। ऐसा नहीं है कि कनाडा में जॉब मार्केट है ही नहीं, बट आई थिंक सो जर्मनी का जॉब मार्केट एज़ कम्पेयर टू कनाडा काफ़ी अच्छा है। जर्मनी इज़ द पावर हाउस ऑफ यूरोप एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। तो इस केस में, जॉब मार्केट के केस में, दोनों कंट्रीज़ में आपको जॉब मिल जाएंगी। लेकिन मेरी नज़र में अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो जर्मनी से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। एज अ स्टूडेंट आपको बस कुछ चीज़ों पे फोकस रखना है, आपकी कोर्स ऑफ स्टडी के ऊपर, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, एंड आप अपना फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट मैं अगर आपको एडवाइस दूँ, पीआर वगैरह पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि आप जर्मनी में रह के भी कनाडा मूव हो सकते हो अगर आपकी पढ़ाई जिस दिन ख़त्म होगी है, एंड कनाडा से आप जर्मनी भी मूव कर सकते हो। तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, आप अपनी जॉब सिक्योर करो, आप अच्छी कंपनी में, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो, अच्छी नॉलेज लो, अच्छी स्किल्स लो, राइट। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैं आपको टिप दे रहा था, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे को अगर जर्मनी से बाहर मूव करना होगा तो मैं कर लूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ बाद में आती है, पहले आपकी कोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए, आपकी फाइनेंसेस होना चाहिए। अगर आप कनाडा में पढ़ने के लिए, आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड है ही नहीं, राइट, तो जर्मनी शुड बी योर चॉइस। लैंग्वेज सीख के आओ, लेकिन आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है आपको थोड़ा खर्चा करने के लिए, थोड़ा सा मतलब पे करने के लिए, तो कनाडा अगर आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी तो कनाडा शुड बी योर चॉइस, राइट। तो सबके अपने अपने बैकग्राउंड्स होते हैं, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया कि भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। अब डिसाइड आपको करना है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपना वहाँ पे भी हैंडल सेम ही है, जर्मनी वाला ही है। अगर आपको मुझसे बात करनी है कि भाई जर्मनी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, जर्मनी में पढ़ने से रिलेटेड, एप्लीकेशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कॉल्स का, जाके आप कॉल्स बुक कर सकते हो मेरे साथ 1-on-1, एंड फिर आपकी मदद करते हैं जर्मनी में पढ़ने के लिए, राइट। So thank you very much for watching this channel. Thank you very much for watching this video. Thank you again.